हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन डिजीज़ के बारे में जो एडल्ट्स में, आपका ओल्ड एज में या फिर आजकल जो हमारे टीनेजर्स हैं उसमें भी देखने को मिल रहा है। एंड ये मेनली अफेक्टेड रहता है हमारे लाइफस्टाइल से। मैं बात कर रही हूँ GERD की, जिसका फुल फॉर्म है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो इसके नाम से ही ये चीज़ क्लियर है कि जिसमें एसिड का रिफ्लक्स हो रहा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये एक्चुअली होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या रहते हैं, सिम्पटम्स क्या रहते हैं, कैसे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट एंड इसका आयुर्वेदा एस्पेक्ट। सबसे पहले हम जानेंगे ये होता क्या है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ मतलब आपका जो गैस्ट्रो है, गैस्ट्रो मतलब होता है हमारा स्टमक। अगर हमारा स्टमक का जो एसिड है या जो उसका कोई भी कंटेंट है, मतलब हमारा अनडाइजेस्टेड फूड या फिर बाउल, कुछ भी ऐसा कंटेंट है, अगर ये एसिड या फिर कोई कंटेंट अगर ये रिवर्ट बैक करता है हमारे ईसोफेजियस में, जो हमारा फूड पाइप होता है, अगर ये उसमें रिवर्ट बैक करता है तो इस वजह से जो हमारी ईसोफेजियल लाइनिंग होती है, जो हमारा जो ऑर्गन है ईसोफेजियस, उसकी जो लाइनिंग होती है वो इरिटेट हो जाती है या फिर वो इन्फ्लेम्ड कंडीशन उसकी देखी जाती है। तो अगर ये कंडीशन रहती है तो इसी कंडीशन को GERD का नाम दिया गया है। तो अब इस वजह से मतलब क्या क्या आपको दिक्कतें आ सकती हैं या क्या इसके कॉजेज़ है, ये क्यों होता है, जो ये रिवर्ट बैक हो रहा है, इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। सबसे पहला इसमें आपका कॉज आता है आपका जो ओवर ईटिंग है। अगर आप ओवर ईटिंग करते हो तो फूड ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिस वजह से जो लेफ़्ट ओवर फूड है वो आपका रिवर्ट बैक करता है फूड पाइप से, जो कि स्टमक अपने आप को एम्प्टी करना चाहता है। तो वो किसी भी रास्ते से फूड को एक आप कह सकते हो कि निकालने की कोशिश करता है। सबसे पहला इसमें आपका आता है ओवर ईटिंग। इसके अलावा जो इसका सेकंड मोस्ट कॉज रहता है वो आपका रहता है जो LES होता है, हमारा जो लोअर इसोफेजियल स्टिचर होता है। मतलब एक तरीके का आप लगाएंगे, एक फ्लैप लाइक ऑर्गन होता है, एक गेटवे होता है जिससे खाना वापस ना जा पाए। तो अगर ये गेटवे वीक पड़ जाता है या ढंग से काम नहीं करता है तो उसी वजह से ये जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट ओबेसिटी एंड प्रेगनेंसी, आपका जो स्मोकिंग या अल्कोहल का आपका हैबिट है, ये हमारी बॉडी में ओवर एसिड को प्रोड्यूस करेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं GERD को कॉज करने में आप मतलब एक रीज़न रहता है। इसके अलावा आपका हाइटिस हर्निया, आप एक पिक्चर में देख सकते हैं कि हाइटिस हर्निया क्या होता है। तो उस वजह से अगर स्टमक का जो ऑर्गन है वो ही हमारे डायफ्राम को क्रॉस कर गया है तो उस वजह से जो उसका कंटेंट होगा वो भी हमारे ईसोफेजियस लाइनिंग में इजीली जा सकता है एंड उसको इरिटेट कर सकता है। नेक्स्ट इसमें कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो GERD में कह सकते हो एज अ साइड इफ़ेक्ट हमें GERD देखने को मिलता है। सबसे पहला इसमें आपका आता है कुछ जो एस्थमा रिलेटेड जो मेडिकेशंस होती हैं, जो हमारी पेन किलर्स होती हैं या फिर हमारी जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। तो ये कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट में हमें GERD देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम खाना खाते ही लेट जाते हैं, जो काफ़ी इंडियंस प्रैक्टिस करते हैं कि खाना खाने के बाद, स्पेशली डिनर के बाद डायरेक्ट जाके सो जाते हैं, हैवी मील्स लेते हैं, डायरेक्ट जाके सो जाते हैं, तो ये चीज़ लॉन्ग टर्म में GERD को बहुत ईज़िली आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इसमें कुछ और कॉजेज़ भी हैं, जैसा कि आपका स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अगर आपके प्रोलॉन्ग टाइम तक मतलब आप इस चीज़ से डायग्नोज रहते हैं या परेशान रहते हैं तो इस वजह से भी हमें देखने को मिलता है जो हमारा ब्रेन गट एक्सिस है, मतलब अगर हमारा ब्रेन डिस्टर्ब्ड है तो कहीं ना कहीं वो हमारे गट को भी डिस्टर्ब करता है और एज अ रिज़ल्ट हमें GERD देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारा डाइट पैटर्न में अगर आप ओवर ईटिंग के साथ साथ अगर आप ऑयली फूड ज़्यादा इंटेक करेंगे, स्पाइसी फूड या फिर स्टेल फूड कि बचा हुआ खाना बहुत ज़्यादा टाइम तक, ये जो आपका ईटिंग हैबिट्स हैं अगर ये कंटिन्यूड रहते हैं तो भी ये GERD में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें प्रेगनेंसी भी काफ़ी बार काफ़ी पेशेंट्स में, अगर आपको पहले से प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से पहले अगर थोड़े बहुत भी गट इश्यूज़ हैं तो बहुत चांसेस हो जाते हैं कि
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको GERD डेवलप हो सकता है। तो आप मेक श्योर करिए कि आपका जो फूड रहता है, जो आपकी मील्स रहती हैं, वो प्रॉपर रहें, बैलेंस्ड रहें एंड अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन आपको वो चीज़ें लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम जान लेंगे रिस्क फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं GERD में। सबसे पहला इसमें रिस्क फैक्टर्स में आपका आता है ओबेसिटी। जितना ज़्यादा ओबीज एक पर्सन होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं GERD के होने के। नेक्स्ट इसमें प्रेगनेंसी, जैसे मैंने आपको कॉज में बताया, वो एक तरीके का रिस्क फैक्टर भी होता है कि प्रेगनेंसी में काफ़ी केसेस देखे जाते हैं एंड काफ़ी जो इवन डॉक्टर्स भी हैं वो आपका रेगुलर आपका एंटा एसिड को इंक्लूड कर देते हैं। आपका जो मेडिसिन रेजिमेन होता है उसके अंदर एक एंटा एसिड को कंपलसरी कर देते हैं। बट अगर आपका फूड हैबिट्स ही काफ़ी अच्छी रहेंगी, बैलेंस्ड मील आप लेंगे, तो काफ़ी हद तक ज़रूरी नहीं है कि आपको मेडिसिन लेने ही पड़े। आप विदाउट मेडिसिन भी अपनी प्रेगनेंसी को स्मूथ कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो इंटेक है टोबैको का और अल्कोहल का, ये एक्सेस में एसिड को प्रोड्यूस करते हैं जिसका रिगर्गिटेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आप अनइवनली खाते हैं, अनइवनली मतलब जैसे कि अभी आपने मील लिया अराउंड 2, आपने उस खाने को पचने का टाइम नहीं दिया जो कि 3-4 घंटे होते हैं, आपने 3 बजे स्नैकिंग स्टार्ट कर दी, तो जो ये हमारा इर्रेगुलर पैटर्न रहता है जो बहुत ही कॉमन है आजकल, इवन इवनिंग में भी जैसे आपने स्नैकिंग करा तो आप 1 घंटे में ही आप डिनर के लिए बैठ जाते हैं। तो जो ये पैटर्न आजकल चल रहा है, ईटिंग पैटर्न जो चल रहा है, या जो एक हम पहले 3 मील हमारा एक बेस रहता था कि 3 मील अ डे हमारा एक बेस रहता था, वो चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं। बीच बीच में स्नैकिंग की एक हैबिट बन चुकी है जो आपकी डेली रूटीन का पार्ट बन चुका है। काफ़ी लोग इस चीज़ को मतलब एक हैबिट ही मानते हैं, अनयूजुअल इसमें कुछ नहीं मानते कि हम अगर स्नैकिंग कर भी रहे हैं तो व्हाट्स द हार्म। बट हार्म बहुत ज़्यादा है। GERD के अलावा भी आपको काफ़ी सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं एक आपका जो इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ स्टमक है, तो वो भी इसमें रिस्क फैक्टर रहता है। अगर आपको लगता है कि आपके जो बाउल मूवमेंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं हैं, इर्रेगुलर है बहुत ज़्यादा, तो ये भी कहीं ना कहीं GERD की वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे GERD के सिम्टम्स के बारे में, जो इसके टिपिकल सिम्टम्स होते हैं या फिर जो एक नॉट सो कॉमन सिम्टम्स होते हैं। मतलब जो नॉट सो कॉमन वाले सिम्टम्स हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटेड भी शायद नहीं दिखते, बट काफ़ी पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। और जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी पेशेंट्स क्या मतलब हर पेशेंट में ही ऑलमोस्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो इसके टिपिकल सिम्टम्स हैं उसके बारे में। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो आपको देखने को मिलता है वो मिलता है बर्निंग सेंसेशन एट योर हार्ट रीजन या फिर चेस्ट रीजन। आपको इन दोनों रीजन्स पे, चेस्ट पे और हार्ट पे आपको बर्निंग सेंसेशन फील होगा। आपको ऐसा फील होता है कि जो आपका माउथ है उसमें आपको सोर या फिर बिटर टेस्ट आपको हर टाइम रहता है। आपका मतलब कुछ खाने का मन नहीं करता, लॉस ऑफ एपेटाइट इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके अलावा आपका जो स्टमक है, जो उसका अपर रीजन है, वहाँ पे आपको पेन फील हो सकता है। इसके अलावा आपको थ्रोट में पेन रह सकता है और इन्फेक्शन, और आपको अनईजीनेस फील हो सकती है। और काफ़ी बार ऐसे बर्पिंग होना और फ्लैटुलेंस होना इस चीज़ में कॉमन देखा जाता है। नेक्स्ट इसमें जो नॉट सो कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें आपको देखने को मिलता है आपका कोल्ड एंड कफ, एंड इसमें आपको एक लम्प फील होता है आपके चेस्ट में। एंड इसके अलावा होर्सनेस ऑफ वॉइस, आपको अपनी आवाज़ भारी लगेगी, आपको बैड ब्रेथ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नॉजिया, वॉमिटिंग। नेक्स्ट हम जान लेंगे कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। अगर हम GERD को ट्रीट नहीं करते हैं तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एज अ कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो सकती हैं। सबसे पहला इसमें आपका आता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईसोफेजिस, जिसको हम ईसोफेजाइटिस के नाम से जानते हैं, कि जो उसकी लाइनिंग है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिस वजह से खाने को स्वेलो करने में या फिर आपको सांस लेने में भी, और काफ़ी बार ऐसे हैवीनेस फील होता है और इरिटेशन फील रहती है आपके जो फूड पाइप है उस वाले रीजन में। नेक्स्ट इसमें आपका आता है नैरोइंग ऑफ द ईसोफेजियस, उसको ईसोफेजियल स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है बैरेट्स ईसोफेजियस। इसमें क्या रहता है, आपका जो स्टमक का सेल होता है
उस तरीके का ही सेल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है आपका ईसोफेजियस में। जो लाइनिंग होती है ईसोफेजियस की खुद की, उसके जो सेल्स हैं वो चेंज होने लग जाते हैं और वो कहीं ना कहीं मिमिक करते हैं स्टमक सेल्स को। तो ये कहीं ना कहीं एक आपका प्री स्टेज रहता है कैंसर का। इसके अलावा आपके अल्सर्स फॉर्म हो सकते हैं और आपको मतलब स्वैलो में, मतलब जो खाना खाने में दिक्कत, काफ़ी हद तक दिक्कत आ सकती है कि आपको पानी पीने में भी दिक्कत रहेगी। एंड एट सीवियर कंडीशन आपको कैंसर डेवलप हो सकता है ईसोफेजियस का। नेक्स्ट हम जान लेंगे इसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या क्या रहते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि GERD आपको कंफर्म है या नहीं। सबसे पहले इसमें आपका आता है अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी के थ्रू आपका एक कैमरा लाइक स्ट्रक्चर आपके माउथ के थ्रू इंसर्ट किया जाता है टू सी द पिक्चर ऑफ द लाइनिंग। तो उससे का मतलब वो आपका एक कंफर्मेटरी टेस्ट रहता है। इसके अलावा आपका ईसोफेजियल मैनोमेट्री एंड आपका पीएच मॉनिटरिंग, ये आपके मेन टेस्ट में रहता है। इसके अलावा आपका बैरियम एक्सरे स्वॉलो टेस्ट रहता है। नेक्स्ट हम जान लेंगे कि इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या क्या रहता है एज पर द एलोपैथी। तो इसमें आपके जो एंटासिड्स हैं वो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है एंड ईजिली अवेलेबल होती है, कोई भी इसको ले सकता है। उसमें आपका आता है आपका डाइजीन या फिर जेलोसिल के जो कैप्सूल्स आते हैं या फिर उसका जो सिरप फॉर्म होता है। नेक्स्ट इसमें आपके आते हैं H2 ब्लॉकर्स, जिसमें आपका रेंटिडाइन आता है जो मार्केट में रेंटेक के नाम से इजीली अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है PPIs, उसमें आपका आता है ओमेप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल। तो ये भी इजीली आपको ओवर द काउंटर अवेलेबल होते हैं, बट ये थोड़ी सी आप कह सकते हो माइल्ड सिचुएशंस में काम नहीं करते हैं। थोड़े से अगर आपको सीरियस थोड़े से सिम्टम्स हैं तो उसमें आपको ये वाला ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। इसके अलावा आपका आता है प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, जिसमें आपका आता है डोमपेरिडोन। नेक्स्ट हम जान लेंगे जो GERD है उसका आयुर्वेदा एक्सपेक्ट क्या रहता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसको अम्लपित्त का नाम दिया गया है, जो आप एक कोरिलेट कर सकते हैं। अम्लपित्त मतलब अम्ल जो आपका रस है उसका एक्सेस में हो जाना, और जो पित्त दोष है वो भी कहीं ना कहीं एग्रावेट हो जाता है। जब अम्ल रस बढ़ जाता है और पित्त दोष की वृद्धि हो जाती है तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसके क्या क्या कॉजेज़ रहते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था उसी तरीके के कॉजेज़ आयुर्वेद भी मानता है कि ज़्यादा ओवर स्पाइसी फूड का इंटेक करना, जो भी आपके इमोशंस हैं उनको ओवर एक्सप्रेस करना, या फिर जैसे ओवर उन पे कंट्रोल ना हो पाना। तो ये इसके अलावा आपका खाना खाने की तुरंत बाद लेट जाना, वॉकिंग ना करना। नेक्स्ट हम जान लेंगे कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या क्या कॉजेज़ रहते हैं अम्लपित्त के। तो इसमें अम्ल रस का, लवण, जो भी रस हैं आपके उनका एक्सेस में यूज़ करना, जिसमें आपके आते हैं तिक्त रस, कषाय रस, कटु रस, लवण रस, अम्ल रस। इनका ओवर में अगर हम इनटेक करते हैं तो अम्लपित्त देखने को मिलता है। इसके अलावा जो भी आपके इमोशंस हैं अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जैसे कि चिंता, क्रोध, तो ये जो अगर इमोशंस हैं हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं, जो हमारा गट होता है वो इम्बैलेंस रहता है एंड वो अम्लपित्त में रिजल्ट करता है। इसके अलावा खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाना, फिजिकली एक्टिव ना रहना, तो यही सब कहीं ना कहीं ये कॉमन कॉजेज़ माने गए हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम जान लेंगे कि कर क्या सकते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपका सबसे पहले आते हैं कुछ ऐसे आयुर्वेदा हर्ब्स जो आपको हेल्प करते हैं। सबसे पहला इसमें आपका आता है आंवला। अब आप ये कहीं ना कहीं इमेजिन करेंगे कि आंवला क्यों, अगर वो अम्ल रस है, आंवले में अम्ल रस है, तो इस कंडीशन में क्यों आंवला दिया जा रहा है। आंवला जो होता है उसमें जो रस होते हैं वो सारे ही रस प्रेजेंट रहते हैं, सिर्फ एक आपका लवण रस नहीं रहता है, बाकी ये 5 रस युक्त होता है। तो ये सारे जो हमारी बॉडी के बाकी सारे जो रस का अगर डिसबैलेंस हो रखा है उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करता है। इसका जो वीर्य होता है, मतलब जो इसकी प्रॉपर्टी होती है कूलिंग की, वो काफ़ी हद तक हेल्प करती है अम्लपित्त में। इसके अलावा इसका जो काम होता है वो रसायन की तरह ये काम करता है, हमारी बॉडी में रेजुविनेशन लाता है। जितने भी दोष अगर उनमें क्षय या वृद्धि हो रखी है तो उन सबको बैलेंस में लाता है। तो एक सिर्फ अम्ल रस नहीं, बट इसके अनेक गुण हैं जिस वजह से इसको प्रेफर किया जाता है अम्लपित्त में। एंड बेस्ट यूज़ इसका रहता है अगर आप इसको हनी के साथ देते हैं तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सेकेंड इसमें आपका रहता है शतावरी, मुलेठी, वासा, गिलोय, और आपका जितना भी मतलब कूलिंग प्रॉपर्टीज़ वाले आपके जितने भी द्रव्य हैं
जो आपके आयुर्वेदा डॉक्टर आपको अच्छे से सजेस्ट कर पाएंगे, तो वो सभी आप इस कंडीशन में इजीली ले सकते हैं। कुछ ऐसे आयुर्वेदा फॉर्मुलेशंस जो काफ़ी हेल्प करते हैं। सबसे पहला इसमें आपका आता है वासादिक्वाथ, फलत्रिकादिक्वाथ, आपका त्रिफला चूर्ण, और इसके अलावा कामदुग्धा रस, सूत शेखर रस, गिलोय सत्व। तो ये कुछ ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं जो इजीली अवेलेबल हैं एंड आपको अम्लपित्त में काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं। इसमें कौन से ऐसे पंचकर्मा प्रोसीजर्स हैं जो हेल्पफुल रहते हैं? इसमें सबसे पहला आपका आता है मृदु विरेचन, मतलब जो पित्त दोष है उसकी शांति के लिए या उसको स्टेबल करने के लिए आपको विरेचन करना चाहिए। नस्य भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आपको तक्र धारा, अगर आपका जो तक्र है, जो आपका जो बटर मिल्क है, उसमें कुछ ऐसे आयुर्वेदा हर्ब्स को इंक्लूड करके एक प्रिपरेशन बनाया जाता है जो आपके हेड पर एक धारा की तरह चलता है, तो उस चीज़ को तक्र धारा कहते हैं, जो आपकी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट लाएगा और आप कह सकते हो एज अ रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा कि अम्लपित्त में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो और जो आपका जो डाइट पैटर्न है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका डाइट है या जो आपका लाइफस्टाइल है उसका बहुत बड़ा रोल है इस बीमारी में। नेक्स्ट एंड लास्ट हम बात कर लेंगे कि GERD को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो रोल रहता है वो रहता है आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस कर लेते हैं तो वो एक बहुत इम्पैक्ट डालते हैं आपकी बॉडी पर। और GERD जैसी बीमारियां जो एक मेजरली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो वो बहुत ही ईजिली ट्रीट हो सकती हैं विदाउट मेडिसिन। तो सबसे पहले हम अपने डाइट में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं? सबसे पहला जो आपका स्पाइसी फूड है, ऑयली फूड है, फ्राइड फूड है, स्टेल फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, जितना भी इस तरीके का फूड है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है या जो सिर्फ एक टेस्ट बेसिस पे ही रहता है, तो ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपका आता है जो 3 मील्स अ डे का जो पैटर्न है वो आपको फॉलो करना चाहिए, अवॉइडिंग स्नैकिंग एंड मंचिंग। नेक्स्ट, आपको खाना खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है। आयुर्वेदा में एक कॉन्सेप्ट है कि खाना खाने के बाद आपको एटलीस्ट 100 स्टेप्स चलना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हमारा जितना भी एसिड है वो इजीली बैलेंस रहता है एंड आपके जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ना कि उसका रिगर्गिटेशन होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज़, आप मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हैं या फिर नॉर्मल वॉक भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपके डाइजेस्टिव इश्यूज़ या बाकी भी जॉइंट डिसऑर्डर्स हैं जितने भी हैं उन सब में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है कि खाना खाने के 15 मिनट पहले आप एक अदरक छोटा सा पीस, उसका मतलब आधा इंच के करीब आप ले सकते हैं। वे सेंधव लवण, जो आपका सेंधव नमक है उसमें आप उसको लगा के 15 मिनट पहले ले सकते हैं। इससे आपका एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं एंड आपका जो डाइजेशन है एक ईजी प्रोसीजर हो जाता है। इसके अलावा जो हम पानी पीने की हमारी हैबिट रहती है खाना खाने के साथ, वो चीज़ हमें अवॉइड करना चाहिए। खाना खाने के या तो आपको आधा घंटा पहले थोड़ा सा वार्म वाटर लेना चाहिए या फिर पूरा 1 घंटे बाद आप ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्यास लग रही है तो आप सिप सिप करके वार्म वाटर ले सकते हैं एंड खाने के बिल्कुल बीच में वो आइडियल माना गया है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर लेंगे कुछ ऐसे योग आसनास की जो इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। सबसे पहला इसमें आपका रहता है भुजंग आसन एंड आपका सूर्य नमस्कार, बट नॉट एट अ फास्ट पेस। तो स्लोली आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, वो आपकी पूरी ही बॉडी को बैलेंस करता है। जैसे मैंने आपको बताया भुजंग आसन, इसके अलावा कैट काउ स्ट्रेच एंड आपका मत्स्य आसन एंड गोमुखासन। तो ये सारे हैं, ये आपको डाइजेस्टिव इश्यूज कम होने देते हैं। एंड कुछ ऐसे प्राणायाम जो GERD में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। सबसे पहले उसमें आपका आता है अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम। तो ये आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं कि कितना ईजीली आप इस चीज़ से, जो बीमारी है GERD है, उससे आपको रिलीफ मिल रहा है विदाउट मेडिसिन। तो आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं या काफ़ी आपको क्रॉनिक कंडीशन हो चुकी है तो आप अपने नियर बाय आयुर्वेदा डॉक्टर से मिलके इस चीज़ को ट्रीट करा सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।